हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 जून को बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि जो बीएड का एग्ज़ाम होता है वो 2 शिफ्ट में कराता है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, वह किस किस खंड से पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं और कितने नंबर्स का क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है। जिस किसी ने भी अभी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाइए और देखिए। इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे जो सेकेंड शिफ्ट की जो एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं, क्वेश्चन कितने नंबर्स के होते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, P, Q, R, S और T एक साथ बैठे हैं। T एक अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है P, T, Q, S। देखिए क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि T अंतिम छोर पर है। यहाँ पे हमने T को लिख दिया। उसके बाद P T का पड़ोसी है, मीन्स T के बाद में P लिखा गया, ये इसके पड़ोसी, ये अंतिम छोर हो गया तो इस तरफ लिखा नहीं जा सकता, यहाँ पे P लिख दिए। और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पे एक स्थान 2 स्थान छोड़ के यहाँ पे Q है, तब ना Q के बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर P है। तो कह रहे हैं T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा। तो T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कितने लोग हैं, P, Q, R, S। R और S का तो कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो मीन्स यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, या तो यहाँ R और S हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उन्हें कहा कि ठीक है दाहिने तरफ से चौथे स्थान पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे स्थान पे हमारा Q आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर C Q सही है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनिए। ऑप्शन देख लीजिए, 2378, 7562, 6662 और 1155। एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि ये सब सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो विषम संख्या। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन डी है वो इन सब से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या चुनिए। देखिए इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा और सिडनी। तो इसमें सिडनी जो है वो इन चारों ऑप्शन में भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आइए अनुक्रम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है TU, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, उसके बाद NO, उसके बाद XY। ठीक है, ये इनका श्रेणी है, सीरीज़ है। और ये कह रहे हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन भी आपको लिख के दिखा देते हैं। ऑप्शन A IJ, ऑप्शन B FG, ऑप्शन C DF और ऑप्शन D DE। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इसमें भी होगा, एक सीरीज़ है। तो एक थोड़ा सा हम ये पता करते हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए क्वेश्चन में हम पहले ये पता कर लेते हैं कि ये जो O है वो कितने स्टेप के बाद Y से मिल रहा है। चलिए देखते हैं। O यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें स्टेप पे Y से मिल रहा है। इसका मतलब जो सीरीज़ होगा उसमें U भी होगा, वो भी 10वें स्थान पे जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो U के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये U है, इसको छोड़ के हम 10 गिनना है, तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। ऑप्शन में 10 किस पे आ रहा है? ई पे। इसका मतलब जिसके लास्ट में, जिस ऑप्शन के लास्ट में ई होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे लास्ट में एफ है, सब में यहाँ पे जे, यहाँ पे जी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे डी ई, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक विशिष्ट कोड भाषा में BRAIN ब्रेन, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, BRAIN। ब्रेन को क्या लिखा जाता है? ब्रेन को लिखा जाता है CSBJO। ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है। तब इस कोड भाषा में मेकर, MEKER, मेकर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इन दोनों में क्या समानता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है ना। एक स्टेप आगे बढ़ा तो यहाँ पे M है तो यहाँ पे N हो जाएगा, R है पे S है तो A के बाद B आता है, मतलब एक एक स्टेप बढ़ा हुआ है। A के बाद यहाँ पे B आया है तो K के बाद यहाँ पे L आ जाएगा, I के बाद यहाँ पे J आया है तो E के बाद यहाँ पे F आ जाएगा, N के बाद यहाँ पे O आया है तो R के बाद यहाँ पे S आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए N B L F S, ऑप्शन ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है। वह पूर्व की दिशा में 5 किमी चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किमी चलती है, वह फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किमी चलती है और अंततः अस्पताल पहुंच जाती है। तो उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? आइए सॉल्व करते हैं। काजल अस्पताल जाने के लिए घर से निकलती है, तो मान लेते हैं हम कि ये काजल का घर है, यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। निकलने के बाद किधर जाती है? वह पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, तो ये पूर्व की दिशा है, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह क्या करती है कि दक्षिण पूर्व दिशा, देखिए इस तरफ का जो दिशा है वो पूरा दक्षिण है, और जब इस कोने में जाएंगे तो दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा में वह 10 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर लिख लिया। उसके बाद वह फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। देखिए ये तो पूरा उत्तर हो गया, यहाँ पे पूरा पीछे ये उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये क्या करे उत्तर पूर्व, तो मतलब ये इसके सामने ये उत्तर हो, इसके सामने ये पूर्व हो गया और ये उत्तर हो गया। तो यहाँ पे अगर इसे कोने ये जाता है इस तरीके से तो वो हो जाएगा उसके उत्तर पूर्व। कितना जाती है? 10 किलोमीटर, मतलब ये जितना ये आई थी उतना यहाँ तक जा गई, तो ठीक है यहाँ तक हो गई तो बराबर हो गया। उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है और अंततः अस्पताल पहुँच जाती है, मतलब यहाँ पे उसका है अस्पताल, ठीक है। और अंततः अस्पताल पहुँच जाती है, तो उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? आपको क्या लगता है कि ये घर था, उसके घर से अस्पताल किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा डी पूर्व हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 13:156 समानुपात 17 अनुपात फिर क्वेश्चन मार्क। अब क्या है कि इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध हमारा 17 और यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जो 13 है उस 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 169, ठीक है। लेकिन हमारा आना कितना चाहिए? 156। तो अगर 13 से हम 12 में मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 12 3 36 की 86 लगाती है, 12 कम 12 3 15, 156 है ना। इसका मतलब कि एक स्टेप कम करके मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारा ये आंसर इसका आ गया है। सेम वही करके देखते हैं, यहाँ पे 17 है तो एक स्टेप कम कर लेते हैं, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 7 112, 2 हाथ से लगा 11, 16 कम 16, और 16 में जब 11 प्लस किया जाएगा तो आ जाएगा 27। इसका मतलब 272 अगर हमारा ऑप्शन आया रहेगा तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए 272 है ना। इसका मतलब कि इस सीरीज़ में यहाँ पे 272 क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए प्रतिरोध,
ओम विद्युत धारा क्वेश्चन मार्क। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, उसी तरीके से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है। आर केवल पी से भारी है तथा एस क्यू से हल्का है तथा टी से भारी है, तो सबसे भारी कौन सा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा पी क्यू आर एस टी, ठीक है, सबका वजन अलग अलग है। अब कह रहे हैं आर जो है वो केवल पी से भारी है, जो आर है वो क्या है, वो पी से भारी है। मतलब क्या हुआ इसका कि पहले पी आएगा फिर आर, केवल पी से वो भारी है। उसके बाद जो एस है वो क्यू से हल्का है, एस जो है वो क्यू से हल्का है, तो क्यू इसका मतलब ये हल्का हो गया, ये क्यों भारी हो गया। लेकिन टी से भारी है, मतलब ये जो टी है ये ऊपर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो सबसे भारी कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आर जो है वो केवल पी से भारी है, तो आर तो हमारा सबसे भारी हो नहीं सकता। अब जो पी है, पी का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया गया है, और जो क्यू है वो क्या है, वो एस से हल्का है लेकिन टी से भारी है। अब देखिए ये टी जो है वो क्या हो गया, वो कम है और एस भी कम है, तो इस हिसाब से जो क्यू है वो क्या हो जाएगा कि वो सबसे भारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्यू, ये हमारा सबसे भारी है। आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1986 को कूट भाषा में देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, तो 2 3 4 5 को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका कूट क्या होगा। देखिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 9 8 6, ठीक है, 1 9 8 6। इसको कह रहे हैं लिखा क्या जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ ऐसे, फिर सर्कल, फिर त्रिभुज, फिर इस तरीके से। देखिए इसका मतलब 1 को इस तरीके लिखेंगे, 9 को इस तरीके से, 8 को इसको और 6 को इसको। और फिर इसके बाद दिया हुआ है कि 2 3 4 5, इसको कैसे लिखा जाता है, प्लस मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ठीक। तो कह रहे हैं कि अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए त्रिभुज, आप किसी को अगर आ रहा हो तो जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिना देखे मोबाइल को पॉज करिए, अपने से करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, तब से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है 8, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ये इस तरीके का आकृति जो बड़े की, इसको बड़ा की आकृति करते हैं ना, तो इसकी आकृति का आंसर क्या है 6 है। ये वर्ग है, वर्ग का आंसर 5 है, मल्टीप्लाई का आंसर 3 है, प्लस का आंसर 2 है, और ये जो समांतर चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, इसका आंसर 4 है। तो देखिए 8 6 5 3 2 4, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र, उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे हैं और एक बेटी भी है, तो पूरे परिवार में पुरुषों की संख्या क्या कीजिए। देखिए क्या बोला, एक परिवार में एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष, उसकी पत्नी है, ठीक, ये हो गई उसकी पत्नी। उसके बाद उसके 4 पुत्र हैं, मतलब पुरुष और पत्नी को 4 पुत्र हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पुत्र हो गया 4। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक पुत्र के 3 बेटे हैं, मतलब ये जो पुत्र हैं इनके 1 बेटे 2 बेटे 3 बेटे, इनके भी क्या हैं 3 बेटे, 1 2 3। उसके बाद इनके कितने हैं, इनके भी 3 हैं, 1 2 3, इनके भी हैं 1 2 3, ठीक है। और एक बेटी भी है। तो परिवार में पुरुषों की संख्या को बतानी है। तो देखिए केवल पुरुष चाहिए ना, तो एक पुरुष यहाँ मिल गया, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना।
कुल पुरुषों की संख्या है 17। क्वेश्चन नंबर 12, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए दिया क्या है, पुरुष, चिकित्सक, भाई, ठीक है, और इस तरीके से बना हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सब पुरुष हैं, है ना, और उसमें से कुछ चिकित्सक होंगे, अब सब भाई तो हो नहीं सकते, मतलब इसमें क्या है कि तीनों का आपस में मेल जोल है। देखिए ये जो सबसे बड़ा है वो हो गया पुरुष, ठीक, पुरुष के अंदर क्या हो गया, चिकित्सक हो गए, और उसके बाद ये हो गया उसके भाई। तो ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कह रहे हैं यदि के का अर्थ घटाना है, चलिए यहाँ पे लिखते चलते हैं, के का मतलब जो है वो घटाना है। उसके बाद एल का अर्थ भाग है, मतलब जहाँ एल लिखा रहेगा उसका मीन्स है भाग। एम का अर्थ जोड़ है, एम का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ गुणा है। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तो 117 एल, 3 के, 5 एम, 12 डी, 8 इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 117 एल की जगह पे क्या करना है, भाग का निशान, यहाँ पे 3 लिखे, प्लस अब के की जगह पे क्या होना चाहिए, माइनस, घटाना का निशान लगा दिए, 5 लिखे, एम के जगह पे प्लस, फिर 12, डी के जगह पे मल्टीप्लाई, गुणा, और फिर 8। इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए सबसे पहले ये तो है हमारा बोर्ड मास का नियम, है ना, इस सवाल को हम बोर्ड मास नियम से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सबसे पहले भाग करते हैं, 3 से इसमें भाग देंगे तो देखिए भाग तो चला जाएगा, कैसे पता चलता है, 7 एक 8 9, है ना, और ये कितनी बार में जाएगा, तो 3 त्रिक के 9, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 27, 39 बार। इसको भाग देने पर 39 आया, उसके बाद सब -5 + 12 × 8, इसको वैसे हमने उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस का, फिर मल्टीप्लाई का, गुणा का, तो इन तीनों हम सबसे पहले गुणा का सॉल्व करते हैं, तो इनको हम वैसे उतार देते हैं। देखिए 39 - 5 + 12 / 96। अब देखिए ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या, तो इन दोनों को एक पास कर लिए, और -5 को बाद में, इसको प्लस करने पे 135 आएगा, उसमें 5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 130। देखते हैं हम ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए अनुक्रम आपको लिख के दिखाते हैं इस पर, यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया गया है क्वेश्चन मार्क, फिर कामा, फिर LMN, फिर कामा, उसके बाद RST, फिर कामा, और फिर WXY। और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया है इन्होंने FEG, सेकंड ऑप्शन है DFE, थर्ड ऑप्शन है DEF, और लास्ट ऑप्शन है EFG। ठीक है, अब देखते हैं हम पहले इन दोनों में क्या है समानता, उसके हिसाब से हम पहला आंसर अपने आप खोज लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि n है ना, n के कितने स्टेप बाद r है, देखिए n के बाद O P Q R, मतलब 1 2 3 स्टेप के बाद हमारा r दिया है। t के बाद देखिए, t के बाद क्या आता है, u आता है, v आता है, w आता है ना, st के बाद u v w। अब यहाँ पे n के बाद O P Q R, यहाँ पे 1 2 3 4 3 स्टेप के बाद चौथे स्टेप पे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 स्टेप के बाद तीसरे, मतलब यहाँ पे 3 स्टेप के बाद, यहाँ 2 स्टेप के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 4 स्टेप के बाद आना चाहिए। तो L से 4 स्टेप अगर हम पहले जाएं तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे L है, ठीक है, तो उसके पहले क्या आता है K, उसके पहले क्या आता है J, उसके पहले क्या आता है I, तो I J K L, उसके पहले क्या आता है H, उसके पहले क्या आता है G, G H I J K L। देखिए यहाँ पे 3 स्टेप था, यहाँ पे 2 स्टेप था, तो यहाँ पे 4 स्टेप, तो L से 4 स्टेप अगर पीछे जाए तो ये 1 2 3 4 स्टेप के बाद क्या आता है हमारा
जी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जी होना चाहिए। अब देखिए जी इस ऑप्शन में दिया हुआ है और इस ऑप्शन में दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन से नहीं दिया है, एफ ई जी लिख दिया तो ये तो गलत हो गया, ई एफ जी हमारा सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से इस सीरीज का आंसर होगा ई एफ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। विषम अक्षर युग्म क्या दिया है यहाँ पे दिया है ई जी, ठीक है, फिर क्या दिया है ई बी, फिर क्या दिया है बी वाई, फिर क्या दिया है जी डी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं विषम चुनिए। चलिए विषम आपको दिखाते हैं चुन के। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन को। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ई जी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ई बी, उसके लास्ट तीसरा ऑप्शन दिया है बी वाई, और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है जी डी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ई के कितने स्टेप बाद जी है, आइए देखिए यहाँ पे लिखा ही रखा है हमने पहले से, गिन लेते हैं। ई के कितने स्टेप बाद जी है, तो ई के 2 स्टेप बाद जी है ना, यहाँ पे +2। अब ई के कितने स्टेप बाद बी है, ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। ई के कितने स्टेप बाद बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना, ये 23 स्टेप के बाद है, ठीक है। ये देखिए ये 23 स्टेप के बाद है। अब बी वाई को काउंट कर लेते हैं, बी वाई कितने स्टेप के बाद है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना। यहाँ पे बी वाई जो है वो भी 23 स्टेप के बाद है। अब हम काउंट कर लेते हैं जी और पी को। आइए जी से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी पी सॉरी ये जी डी है, जी डी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना। ये भी क्या है 23 स्टेप है, ये सब 23 स्टेप है, लेकिन ये केवल 2 ही स्टेप के बाद है। इसलिए जो ईजी है वो इन चारों में से विषम अक्षर युग्म है, मतलब भिन्न है इनसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह अपने बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है। रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह अपने बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि रेखा है जो कि जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ये इधर है पूरब, ठीक है, ये पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक रेखा नाम की लड़की है, वो क्या है उसका जो फेस है वो दक्षिण की तरफ है, ठीक है। अब क्या है कि वह अपने बाएं तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे वो खड़ी है फेस, तो इसका क्या होगा कि इसका बायां जो होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। वो बाएं चलती है इस तरफ, बाएं चलती है, कितना जाती है बाएं, देखिए लिखा है वह अपने बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। इसका मतलब कि वो क्या कह रही है कि जैसे ये यहाँ पे खड़ी है ना, तो अपने बाएं इधर जाती है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर लिख लिया हमने। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि और फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, जब इस तरफ जाती रहेगी तो उसका बायां किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो फिर अपने बाएं तरफ मुड़ती है और कितना जाती है, और फिर जाती है 7 किलोमीटर, 7 मीटर होना चाहिए, क्वेश्चन में किमी दिख दिया है, यहाँ पे 7 किमी हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे 7 किमी वो जाती है। चलिए यहाँ पे 7 किलोमीटर 7 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वह फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है। देखिए इधर दिखाते हैं आपको, ये इधर इनका पश्चिम का मुख, इधर करके वो फिर से 15 मीटर चल दिए, है ना। पहले क्या किए, पहले यहाँ से खड़े थे 15 मीटर इधर, फिर 7, फिर 15 मीटर।
अब पूछ रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना। अब देखिए ये 15 ये 15, ये 7 है तो ये भी तो 7 मीटर ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो 7 मीटर अपने वास्तविक स्थान से दूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक पुत्री और उसकी माँ की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्र व माँ की आयु क्रमशः है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुत्री उसकी माँ की। हम क्या कर लेते हैं ना, हम पुत्री और माँ दोनों की आयु को मान लेते हैं। माना पुत्री की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और जो माँ है माँ की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब इनका क्या है, पहला इक्वेशन क्या हो रहा है कि पुत्री और माँ की आयु का योगफल 56 वर्ष है। आइए देखिए पुत्री का कितना है x और y का योगफल जो है वो 56 वर्ष है। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद क्या है कि 4 वर्ष बाद माँ की आयु, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखिए 4 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर कितना, अगर अभी जो माँ की आयु y है तो 4 वर्ष बाद y प्लस 4 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब उसी तरीके से 4 वर्ष बाद पुत्री का भी निकाल ले रहे हैं। 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर x प्लस 4 वर्ष, ठीक है, x प्लस 4 वर्ष। अब आते हैं सवाल पे फिर से। ये क्या कह रहे हैं सवाल कि 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब जो 4 वर्ष बाद माँ की आयु है y प्लस 4, वो पुत्री की आयु x प्लस 4 की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुना मतलब 3 का गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए y प्लस 4 बराबर इस 3 का ब्रैकेट के अंदर समय मल्टीप्लाई होता है, तो 3x प्लस 4 3 12। अब देखिए जो बीजीय संख्याएं हैं उसको एक तरफ और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ, मतलब 3x को y की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x, इस y को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे माइनस y हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे प्लस 12 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -8 बराबर 3x माइनस y, या फिर इसको इधर लिख लें तो 3x माइनस वाई बराबर -8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 56 और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई बराबर -8। अब देखिए जब भी अपोजिट साइन है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। वाई वाई कैंसिल हो गया, 3x में एक को x जोड़ेंगे तो 4x बराबर 56 में 8 घटाएंगे तो 48। तो x का मान कितना हो जाएगा 48/4, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। x का मान आ गया 12। x किसका माना था हमने, x माना था पुत्री, मतलब पुत्री की जो आयु है वो है कितना 12 वर्ष। अब इसी x के मान से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखें तो आराम से y की वैल्यू आ जाएगी। इसके निकालते हैं। देखिए x की जगह पर क्या लिख देंगे 12 प्लस वाई बराबर 56 दिया हुआ है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 56 माइनस 12। उसी तरीके से घटाएंगे तो यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 5 में से घटाएंगे 4। अतः माँ की आयु जो होगी वो 44 वर्ष होगी और पुत्री की जो आयु होगी वो 12 वर्ष होगी। देखिए ऑप्शन नंबर 12 वर्ष व 44 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, यदि j बराबर 1, देखिए लिखते चल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा j बराबर 1, ठीक है, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, ठीक है। उसके बाद o बराबर 13 और p बराबर 17। तब दिए गए व्यंजक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए एक व्यंजक इन्होंने दिया हुआ है, दिया क्या है n गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस m भागे 4 भागे k बराबर 31, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। देखिए n के जगह पे क्या रखना है 11 रखा हमने, इंटू किया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस m के जगह पे 7, फिर भाग का निशान, फिर k के जगह पे 2।
आना कितना चाहिए 31। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भाग है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब जितना है सब पक्षांतर करते जाइए, अपने आप आंसर ये आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर कुछ उठा के उस तरफ ले नहीं जा सकते, पहले इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे 11 गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस 7 ना बराबर, यहाँ पे भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 31 गुणे 2। अब ये ब्रैकेट तो हमारा खत्म हो गया कुछ, क्योंकि कुछ उसके अगल बगल है ही नहीं। तो 11 गुणे क्वेश्चन मार्क प्लस 7 बराबर 31 दूनी 62। अब प्लस 7 को उधर ले जाते हैं, तो 11 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 62, यहाँ पे प्लस 7 है ना, तो उधर जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। तो 11 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 55, है ना, 12 में 7 घटाएंगे 5 यहाँ पे। अब 11 को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 5 55 होता है ना, तो 11 से भाग देने पर आ जाएगा हमारा 11 5 55। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर आएगा 5। देखिए यहाँ पे हमने, अच्छा सॉरी 5 तो आ गया, अब 5 किसकी वैल्यू है, 5 है एल की वैल्यू, है ना, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एल। अगला लास्ट 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशों में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अब देखिए इन्होंने क्या कह दिया, इनका जो शब्द है ऐसे क्या क्या है, जोक, जॉकी, जॉकुलर और जॉकुंड। तो इसको ना क्या करना है कि जो शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हो जाएगा जॉकी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जॉकुलर, उसके बाद हो जाएगा जॉकुंड और उसके बाद हो जाएगा जोकी। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। आइए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, 3 है, कामा 12, कामा 48 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। आइए अनुक्रम देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, 3, 12, 48 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 चौके 12 है ना, 4 बार गुणा है, 12 चौके 48 ये भी 4 बार गुणा है। तो इसका मतलब यहाँ भी 4 का ही गुणा करना होगा। तो 48 में 4 का गुणा करते हैं तो 4/32 के 2 से लगा 3, ठीक है। उसके बाद 4 चौके 16, 16 3 19, ठीक है। 192 हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 192 हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। ये जो विकल्प है इसमें जो संख्या, इससे संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा क्या क्या है दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 64, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं 64, फिर अनुपात लगा हुआ, फिर 8, फिर समानुपात, फिर 289 और उसके बाद अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी इन दोनों में आपस में संबंध होगा वही संबंध यहाँ भी होना चाहिए। अब देखें ये तो 8/64 मतलब ये तो 8 का वर्ग है। इसका मतलब ये जो 289 किसी का वर्ग होगा वही हमारा आंसर होगा। तो जो 289 है वो हमारा 17 का वर्ग होता है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 17 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या लिखा है, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की द्योतक है जो न तो इंजीनियर हैं न अच्छे वक्ता हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ए का मतलब कह रहे हैं कि इंजीनियर, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ए जो है उसका मतलब इंडिकेट करने का मतलब होता है इंजीनियर, बी जो है वो अच्छे वक्ता और सी जो है अच्छे डॉक्टर कह लीजिए। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को द्योतक मतलब उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो न तो इंजीनियर है न अच्छे वक्ता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ वो इंजीनियर का है, ये हो गया अच्छे वक्ता का और ये हो गया डॉक्टर का। तो क्या बोला है, ना तो इंजीनियर होना चाहिए, तो इंजीनियर वाले भाग में तो होना ही नहीं चाहिए, तो त्रिभुज में जितना है सब खत्म हो गया। ना तो अच्छे वक्ता होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये वक्ता वाला भी लाइन खत्म हो गया। और ये जो डॉक्टर है हमें क्या क्या बचा, तो डॉक्टर में ये 5 बचा था, 2 बचा था, तो ये 5 तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इंजीनियर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो बचा हमारा क्या, बचा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए
दो जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नीचे दिए गए दो कथनों के आधार पर उचित निष्कर्ष का चयन कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं और मनीष होनहार नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, मनीष को कठिन परिश्रम करना चाहिए, मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, कुछ विद्यार्थी होनहार नहीं हैं, जो होनहार नहीं है वे विद्यार्थी नहीं है। तो इनका क्या कहने था, इनका कहना था कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार है ना, तो यही उसका सही उत्तर होगा कि मनीष जो है वो चूँकि होनहार नहीं है इसलिए वह मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिखाते हैं। देखिए, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के मध्य है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है। तो कमला की बहन का जन्मदिन कब है? कितना सरल सवाल है। उन्होंने क्या कहा, कमला कह रही है कि बहन का जो जन्मदिन है वो 12 और 16 के बीच है, ना तो 12 को ना तो 16 को, 16 के बीच में। ठीक है, और उसका जो भाई उमेश है वो कह रहा है कि 14 के बाद है और 17 से पहले है। तो 14 के बाद का क्या आता है 15 और 17 से पहले क्या आता है 16। तो 16 तो इसमें कह दिया कि इसके मध्य में, मतलब ना तो 16 ना 17 ना 14 ना 12। तो इसका सही आंसर होगा 15। ठीक है, कमला की बहन का जो जन्म दिवस होगा वो 15 दिसंबर को होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिखाते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है, यदि कोई है तो। देखिए कथन पहले समझ लेते हैं। कथन क्या है, कथन है कुछ जहाज ऊँट है और कुछ ऊँट नाव नहीं है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि कुछ जहाज ऊँट है और कुछ ऊँट नाव नहीं है। तो निष्कर्ष में कोड में क्या दिया, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 3 सही है, निष्कर्ष न तो 1 न तो 2 सही है और 1 और 2 दोनों सही है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि कुछ जहाज ऊँट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऊँट नाव नहीं है। जहाज तो ऊँट होते हैं लेकिन ऊँट नाव तो होते नहीं है ना। तो इससे निष्कर्ष 2 जो है वो सही है। अब देखिए अभी 25 क्वेश्चंस लगवाए गए। अभी 25 क्वेश्चंस खंड ब के जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है उसमें खंड अ जो है उसमें भी 25 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।